हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिसका शेयर लास्ट मंथ 11 दिसंबर को लिस्ट हुआ था एंड 11 दिसंबर से लेके आज यानी कि 5 जनवरी तक एक महीने के अंदर अंदर ही वो शेयर ने 106% का रिटर्न दे दिया है शेयर होल्डर्स को। एंड कंपनी का नाम है निसिस फाइनेंस। ठीक है, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ऑन H1 बेसिस रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 2.8 टाइम्स से। ठीक है, EBITDA इंक्रीज़ हुआ है 184% से ईयर ऑन एन H1 बेसिस। पैट इंक्रीज़ हुआ है 269% से ऑन ईयर बेसिस। पैट मार्जिन्स भी बढ़े हैं ये बिजनेस के 42.2% से 57.2% तक। एंड EPS इनका ग्रो हुआ है 2.82 से 10.35। ठीक है, इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ ये बिज़नेस में हो रहा है। अब जानते हैं ये बिज़नेस क्या है, क्या करता है एंड ये क्यों लिस्ट हुआ था लास्ट मंथ। ठीक है, कंपनी जैसे मैंने आपको बता दिया निसिस फाइनेंस है। कंपनी बेसिकली दो चीज़ें करती है। ये लोग रियल एस्टेट फाइनेंसिंग करते हैं एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज करते हैं। इनका जो पूरा बिजनेस है वो रियल एस्टेट के अराउंड ही फंक्शन करता है। जो फर्स्ट इनका बिजनेस है यानी कि जो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग करते हैं ये लोग ये रियल एस्टेट फाइनेंसिंग करते हैं 3 तरीक़ों से। ठीक है, इनके 3 फंड्स हैं बेसिकली। अगर मैं आपको इनके फंड्स के नाम बता दूँ तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं आपको इनके फंड्स के नाम बता दूं तो इनके पास 3 फंड्स है। रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है एक, जिसका फंड साइज़ है अराउंड 1700 करोड़। रियल एस्टेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जिसका फंड साइज़ अराउंड 500 करोड़ है। एंड निसिस हाई यील्ड ग्रोथ फंड है जिसका फंड साइज़ 2100 करोड़ है। ठीक है, ये इनके पास 3 फंड है। जो तीसरा फंड मैंने आपको बताया निसिस हाई यील्ड ग्रोथ फंड, वो दुबई बेस्ड फंड है। ठीक है, एंड ये जो दुबई बेस्ड फंड है ये फंड से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली इन रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टीज़। मतलब जिस प्रॉपर्टी से उनको एक्सपेक्टेड है कि रेंटल यील्ड आने वाला है, ये लोग वैसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं यूजिंग दिस थर्ड फंड। ठीक है, एंड जो पहले 2 फंड्स मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड रियल एस्टेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये दोनों फंड्स इंडिया में फोकस्ड है। ठीक है, एंड इंडियन मार्केट्स में ये लोग बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं जो कि डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अब बेसिकली डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है मैं आपको अगर बताऊँ तो इन लाइक 2 मिनट्स। तो डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स कैसा होता है, अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो जैसे मैं रह रहा हूँ तो आजू बाजू आप देखोगे बहुत सारी बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड कई बार क्या होता है कि जो अगर बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन में है, लास्ट वाला फ्लोर डालना बाकी है, बिल्डिंग का पेंट का काम बाकी है, या बिल्डिंग का एकदम फिनिशिंग टचेस बाकी है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। ठीक है, बिल्डर के पास फाइनेंशियल इश्यूज अगर हो गए तो कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। एंड ये कंस्ट्रक्शन क्यों रुकती है उस पर भी मैं आता हूँ थोड़े टाइम में। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स को निसिस ढूंढता है एंड इनको ब्रिज लोन्स देता है। अब बेसिकली ब्रिज लोन्स क्या होते हैं, ब्रिज लोन्स ये लोग देते हैं हाई इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट लोन्स रहते हैं। एंड कोई भी बिल्डर ये इनके हाई इंटरेस्ट लोन्स क्यों ले लेगा, बिकॉज उसको दिख रहा है कि उसका बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, बस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटे मोटे उसको फाइनेंसेस चाहिए जिससे वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके एंड जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको ये हैंड ओवर कर सके। ठीक है, तो बेसिकली निसिस डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। एंड इसी वजह से जो क्रेडिट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन कंस्ट्रक्शन होने जो प्रॉपर्टीज़ हो रही है उसमें ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब अगर किसी बिल्डिंग जो 100 फ्लोर की है एग्जाम्पल से के लिए एंड उसका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बिल्ड हो रहा है, वैसे प्रोजेक्ट्स में निसिस इन्वेस्ट नहीं करता है, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज एक बार उसके 90 फ्लोर बन जाएंगे, लास्ट के 10 फ्लोर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो निसिस जाके इन्वेस्ट करेगा एंड अपना पैसा ये लोग 18 से 24 मंथ्स में वहाँ से निकाल भी लेंगे। तो इनका यही गोल रहता है कि ये लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो 18 to 24 मंथ्स में ये लोग अपना पैसा वहाँ से निकाल लें। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया ब्रिज लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है तो निसिस का वहाँ भी फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डर्स को फाइनेंशियल इश्यूज होते क्यों हैं, एंड ये जानना ज़रूरी है बिकॉज निसिस का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस पे बेस्ड है, एटलीस्ट इन इंडिया इस पे बेस्ड है। ठीक है, अगर मैं बिल्डर्स की बात करूँ तो जो ट्रेडिशनल बैंक्स रहती है जैसे अपनी PS पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई या प्राइवेट बैंक्स हो गई, वो लोग बेसिकली बिल्डर्स को लोन्स नहीं देते हैं।
एंड अगर वो लोग देते भी हैं तो वो लोग सिर्फ हार्ड कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं। अगर किसी भी बिल्डिंग में फिनिशिंग टचेस होने वाले रहेंगे या कोई भी बिल्डर को अप्रूवल चाहिए रहेगा, उसके लिए पैसा चाहिए रहेगा, तो वो बैंक्स नहीं देती हैं, ठीक है। एंड बैंक्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेंड नहीं कर सकते। अगर कोई बिल्डिंग टूट के नई बिल्डिंग बनने वाली है वही सेम जगह पे 2 फ्लोर की जगह 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, तो बैंक्स वहाँ पे भी अपना पैसा लेंड नहीं करते। तो यहाँ पे पैसा कौन लेंड करेगा? ये हो गया एक फंडिंग गैप। इस फंडिंग गैप को निसस जैसी कंपनीज फिल करती हैं। एंड ये जो फंडिंग गैप है, इसका पोटेंशियल साइज इंडिया में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अराउंड 300 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है निसस के पास, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो तीसरा फंड यूएई में, जो दुबई फोकस्ड फंड है यूएई में, लास्ट ईयर यूएई में 72 बिलियन डॉलर्स की रियल एस्टेट सेल्स हुई है, ठीक है। अब पूरे इंडिया मिला के 72 बिलियन डॉलर्स की रियल एस्टेट सेल्स नहीं कर पाई है लास्ट 1 साल में। तो अगर आप देखो यूएई जैसा किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कि 36 टाइम्स स्मॉल है इंडिया से, इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज़ 36 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया, वहाँ पे अगर 72 बिलियन डॉलर्स ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो वो कितना बड़ा मार्केट है निसस जैसी कंपनीज़ के लिए, ठीक है। एंड इनका जो दुबई वाला फंड है उस पर अभी रिसेंटली विवेक ओबरॉय भी ज्वाइन हो चुके हैं एज अ पार्टनर। एंड विवेक ओबरॉय से मुझे याद आया कि कंपनी के मैनेजमेंट ने एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि वो लोग किसी भी अगर नया फंड ऑर्गेनाइज करते हैं, नया फंड लॉन्च करते हैं, तो वो लोग किसी भी नए जोग्राफी में जाने से पहले वहाँ के लोकल पार्टनर्स से पार्टनरशिप्स बना लेते हैं। अब जैसा दुबई में विवेक ओबरॉय जो ऑलरेडी वहाँ पे कई जाने माने सालों से रह रहे हैं एंड मतलब बहुत जाने माने बिजनेसमैन है वो, वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। विवेक ओबरॉय के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके अपना रेगुलेटरी जो उनको किसी भी काम में ज़रूरत पड़ेगी उनको, ठीक है। अभी निसस जैसी कंपनी के पास पैसा रहता है, वॉट दे लैक इज़ रिलेशनशिप्स, वॉट विवेक ओबरॉय ब्रिंग्स इन इज़ रिलेशनशिप्स। यही इनके एक और फंड के साथ, मतलब एक और फंड इनका था वो दालमिया ग्रुप के साथ एसोसिएशन में इन्होंने बनाया था। एंड एक और फंड था इनका जो इन्होंने बीसीडी ग्रुप के साथ एसोसिएशन में बनाया था। तो ये लोग पार्टनरशिप्स भी करते हैं एंड उसकी वजह से इनका जो लोकली इनका जो काम निकलवाना रहता है वो काफ़ी ईजिली हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी की, मतलब एक बार ये लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, वहाँ से ये लोग निकलते कैसे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी बिल्डर को पैसा दे दिया है, ठीक है। वो बिल्डर ने अपना काम ख़त्म किया एंड प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया निसस का पैसा लेके, एंड देन वो जाके अपने जो फ्लैट्स है रेडी टू मूव इन फ्लैट्स वो बेच रहा है, ठीक है। जैसे ही वो फ्लैट्स बिकेंगे तो अकॉर्डिंग टू रेरा रेगुलेशंस उनको ये पैसा डायरेक्टली बिल्डर को नहीं मिलता, ये पैसा जाता है एस्क्रो अकाउंट्स में। एंड जिससे भी बिल्डर ने पैसा लिया रहता है फाइनेंसियर से, बैंक से, पहले ये पैसा उनको जाता है रीपे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू रेरा रेगुलेशंस ये होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से निसस का जो डिफ़ॉल्ट्स रहते हैं, जो मतलब एनपीएज हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, या वैसा कुछ जो भी होता है वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ केस हुआ था 2016-17 में, यानी कि इतने सालों से कंपनी है, सिर्फ 1 या 2 केसेस हुए हैं, वो भी निसस ने कहा था, मैनेजमेंट ने कहा है कि वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया था विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि पैसा रिकवर नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इनका AUM की, तो इनकी करंटली AUM 1000 करोड़ है, ठीक है। अब जो मैंने आपको तीनों फंड्स के नाम जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, दीज आर बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब इनको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड ये लोग ट्रेडिशनल मीन्स में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि एक्विटीज़ में नहीं करते, गोल्ड में नहीं करते, इसीलिए इनको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड ये AUFs बेसिकली फंक्शन कैसे करते हैं कि निसस को अभी ये पूरे डिप्लॉयड AUM अभी बेसिकली क्या होता है, मैंने जैसे आपको फंड साइज वीडियो के स्टार्ट में बताया था 1700 करोड़, 500 करोड़, 2100 करोड़, ठीक है। 4600 करोड़ का इनका टोटल फंड, तीनों फंड का साइज़ है मिला के। बट इनका AUM 1000 करोड़ है, मतलब इन्होंने अब तक सिर्फ 1000 करोड़ डिप्लॉय किया है, ठीक है। एज ऑफ FY24 इनका जो हमें FY25 का AUM है वो FY25 के एंड पे पता चलेगा, ठीक है। एंड एज ऑफ FY24 इन्होंने 1000 करोड़ डिप्लॉय किया था, 1000 करोड़ का इनका AUM था, ठीक है। एंड ये 1000 करोड़ पे डिप्लॉयड AUM पे दे चार्ज 1.5 to 2% फीस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। ये तो इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। अगर मैं इनके AUM के गोल की बात करूँ तो 2027 तक इनका गोल है कि ये अपना AUM
बिलियन डॉलर्स तक ले जाएंगे। अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूं तो ये 8,500 से 9,000 करोड़ के बीच में रेंज करेगा बाय FY27। FY24 में इनका 1,000 करोड़ का AUM था। विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स अब देख लो 8.5x ग्रोथ इन द AUM बढ़ेगा, इनके AIF के फीस बढ़ेंगे, ठीक है। एंड AUM बढ़ने से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, जैसे ही इनका फंड एग्जिट होता है, इनका फंड का बेसिकली टेन्योर रहता है अराउंड 4 से 5 साल। इनका फंड जैसे ही ख़त्म होता है इनको एक और चीज़ मिलती है विच इज़ कॉल्ड एज कैरी इंटरेस्ट। अब ये कैरी इंटरेस्ट क्या होता है, इसका एक बेसिकली कंपनी ने फॉर्मूला बताया था विच इज़ 15% कैरी ओवर 12% हर्डल रेट, ठीक है। अभी हर्डल रेट क्या होता है, बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में एक हर्डल रेट रहता है विच इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर्स हैव, ठीक है। अभी किसी फंड का अगर हर्डल रेट 12% है, अगर 12% से ज़्यादा निसस ने जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स को, तो एट द एंड इनका रिटर्न पूरा कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर जितना भी जनरेट करके दिया रहेगा 12% के ऊपर, उसका 15% भी निसस को मिलेगा। तो ये काफ़ी मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आएगा जब भी इनके ये फंड्स एग्जिट होंगे। एंड इनका जो दालमिया वाला फंड है वो विद इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स एग्जिट होने वाला है, तो उसका काफ़ी बड़ा चंक आएगा। इनका जो अभी जो फंड्स है वो FY27-28 में ख़त्म हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, फुल्ली एग्जिट, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू लेके आएगा निसस के लिए। बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वी शुड नॉट लुक इन टू दैट अभी से। हमें इनका बेसिकली AUM देखना है। AUM में 8.5x ग्रोथ जो मैंने आपको बोला $1 बिलियन, उसका अगर आप फीस मोटा मोटा निकाल लोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा। प्लस इनका जो AUM है उससे ही कोरिलेशन में इनका सेकंड सेगमेंट ऑफ बिजनेस है। ये तो मैं आपको रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के बारे में बता रहा था। अब मैं आता हूँ इनके सेकंड सेगमेंट ऑफ बिजनेस पे विच इज़ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी। अब बेसिकली ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में ये लोग क्या क्या करते हैं उसका भी मैंने एक लिस्ट बनाया था सेपरेटली, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। इनका जो एडवाइजरी बिजनेस है इट कंसिस्ट्स ऑफ रिजॉल्विंग असेट्स और कैपिटल फॉर आर इन्वेस्टिंग कंपनीज और फॉर अदर क्लाइंट्स विच आर इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने क्लाइंट को हेल्प किया था जिनके NCLT के प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, वो क्लाइंट को इन्होंने हेल्प किया, वो असेट्स इनके छुड़वाए एंड बिकवाए एंड देन कंपनी की वो जो क्लाइंट था उसकी बैलेंस शीट सुधारी। ऐसे ये लोग बेसिकली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ में डील करते हैं, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ में अपनी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका जैसे जैसे AUM बढ़ेगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इनके पास 100 डील्स आई, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये 100 डील में से हर डील में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, इतना पैसा भी नहीं है इनके पास, है ना, लिमिटेड कैपिटल है। तो बेसिकली दे बिकम ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स इन दीज डील्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनके पास ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की सर्विसेज भी आ जाती है। अगर मैं इनका FY24 बेसिस पे बात करूँ तो इनका जो रेवेन्यू सेगमेंटेशन हुआ है वो सेल ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज से 68.8% हुआ है। फंड मैनेजमेंट फीस से इनको अराउंड 20% मिला था। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट से इनको 8.5% मिला था। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से इनको मिला था अराउंड 1.7%, ठीक है। तो मतलब इनका जो मोटा मोटा 65 से 70% जो बिजनेस आता है वो एडवाइजरी से आता है, 20-25% जो बिजनेस आता है इनका आता है फंड मैनेजमेंट की फीस से। ये तो हो गया इनका मोटा मोटा बिजनेस की बात। अब अगर मैं बात करूं इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की, ठीक है, तो निसस फाइनेंस का बेसिकली मैनेजमेंट का कहना है कि उनको इंडिया में एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर जानना है, मतलब उनको अपना नाम बनाना है इस चीज़ में, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर का अगर नाम कोई इंडिया में गूगल करे या इंडिया में कोई ढूंढे तो बेसिकली ब्लैकस्टोन का नाम आ जाता है, अपोलो था, अपोलो का नाम आ जाता है, बट निसस को बेसिकली वहाँ पहुँचना है, रियल एस्टेट फाइनेंसियर बनना है, इंडिया का टॉप रियल एस्टेट फाइनेंसियर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इनके जोग्राफी की, तो इनके जो फंड्स है वो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, बैंगलोर, NCR, उज्जैन, इंदौर जैसी जगहों पे है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फोकस नहीं करते, ये लोग और भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी फोकस करते हैं, जहाँ रियल एस्टेट बूम आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ओवर द नेक्स्ट डेकेड और 2 डेकेड्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इनके अगर मैं बात करूं इनके क्रेडिट पे, तो ये लोग स्टैंडर्ड क्रेडिट नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया ये लोग सिर्फ स्पेशल सिचुएशंस में डील करते हैं। एंड उसकी वजह से इनका जो AUM ग्रोथ है उसके साथ साथ इनके एडवाइजरी बिजनेस की भी ग्रोथ आने वाली है। एंड आई गेस
बिज़नेस के बारे में तो मेरे पास इतना ही था। मैंने काफ़ी ज़्यादा ये रिसर्च की थी इस बिज़नेस पे एंड आज इनका इन्वेस्टर कॉल भी था, आज एक 11 बजे टाइगर ग्लोबल के साथ, वो भी मैंने अटेंड किया था। एंड मैनेजमेंट जो इनके अमित गोयनका जी जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे एंड उनका एक्सपीरियंस भी ये दिखाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एंड $1 बिलियन का इनका जो AUM गोल है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ईजिली ये लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज 4,600 करोड़ तो हमें यहाँ ही दिख रहा है कि इनका AUM हो जाएगा जब ये पूरा फंड डिप्लॉय कर देंगे। उसके बाद भी इनके नए नए फंड्स तो आते ही रहेंगे, है ना। तो बिज़नेस अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मैं ये बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करने वाला हूँ। एंड सिर्फ एक ही कॉन कॉल हमने पढ़ी है, जैसे जैसे इनके और कॉन कॉल्स आएंगे हमें और ज़्यादा पता चलेगा इस बिज़नेस के बारे में। शेयर प्राइस तो इसका काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है एक महीने में। जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अभी, ठीक है। 106% इसने दे दिया है एक महीने के अंदर ही। काफ़ी ज़्यादा बूम है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आया है। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, आप प्लीज़ इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लें। शेयर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी विद द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस वीडियो को एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।